मॉर्निंग बच्चों। आई होप सबने ईशोप का रिवीजन कर लिया होगा। ईशोप के क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व कर लिए होंगे जो आपको मैंने सेंड किए थे। चलें, नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं हम जरा रिवीजन्स में फटाफट। नेक्स्ट रिवीजन इज लेसन 2 जो कि शेड्यूल 3 पर है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। कि कोई कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरह से बनाएगी, क्या करना पड़ेंगे, किसकी क्या ड्यूटीज रहेंगी, किसके क्या राइट्स रहेंगे, उससे रिलेटेड, और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वो सारी बातें आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर मिलती हैं। चैप्टर नंबर 2 बोलता है कि हर एक कंपनी की लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाए। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको कैसे बनाना पड़ेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको बनाना पड़ेंगे चैप्टर 9 के सेक्शन 128 से लेकर के 138 तक के जो भी कंपनीज एक्ट के सेक्शन है वो फॉलो करते हुए। और ये सेक्शन बोलते हैं कि कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना पड़ेंगे, और साथ ही साथ कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ड्यूटी किसकी है? सेक्शन 129 बोलता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करें। तो ड्यूटी किसकी है बेटा? कंपनी के डायरेक्टर की। कौन बोलता है? सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट कि भैया वो अपने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें आती हैं जो कंपनी को बनाना पड़ेगी। कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का इनकम स्टेटमेंट जिसको कि हम P&L अकाउंट बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, साथ ही साथ बेटा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जो है वो लिस्टेड कंपनी और ऐसी कंपनियां जिन कंपनी की नेट वर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है, अगर वो अनलिस्टेड है तो उनको क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाना है। ऐसी कंपनियां जो कि अनलिस्टेड है और नेट वर्थ 250 करोड़ से कम है, उनको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी रिक्वायर्ड नहीं है, उनको बनाने की नहीं है। और पांचवी चीज आती है बेटा नोट का अकाउंट्स, इन सारी चीजों के जिसके अंदर उनको डिस्क्लोजर्स देना पड़ेंगे। तो ये पांचों आइटम हर एक कंपनी को प्रिपेयर करना पड़ता है। लेकिन कुछ कंपनीज के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में रिलैक्सेशन है कि उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सी कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ेगा? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट उनको बनाने की जरूरत नहीं है जो कि डोरमेंट कंपनियां हैं, ऐसी कंपनी जिसमें कामकाज नहीं चल रहा है, उन कंपनीज को बनाने की जरूरत नहीं है। स्मॉल कंपनीज को बनाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बेटा ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि एक स्टार्टअप कंपनी है, उसको भी बनाने की जरूरत नहीं है। 1% कंपनी अगर है तो उसको भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, इन कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है। कौन कौन सी कंपनीज? ध्यान रखेंगे, 1% कंपनी को कैश फ्लो नहीं बनाना पड़ता है, स्मॉल कंपनी को नहीं बनाना है, डोरमेंट कंपनी को नहीं बनाना है, साथ ही साथ ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप में है उसको भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी सारी कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी पड़ेगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना पड़ेंगे? तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना चाहिए कैसे? फटाफट बोलो। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 आप कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेंगे। शेड्यूल 3 के अंदर बेटा 3 डिविजन्स बताए हैं, 3 डिविजन्स के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, और ये तीनों डिवीजन अलग अलग कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं डिवीजन 1 बेटा कौन सी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है? तो डिवीजन 1 केवल उन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है जिन कंपनी पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006 लगते हैं। मतलब वो कंपनियां जिनकी नेट वर्थ 250 करोड़ से कम है और अनलिस्टेड। डिवीजन 2 उन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है जिन पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015 एप्लीकेबल है, मतलब लिस्टेड कंपनी। और वो कंपनियां अनलिस्टेड हैं लेकिन 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेट है, उनके ऊपर डिवीजन 2। डिवीजन 3 बेटा एनबीएफसी के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इस तरीके से बेटा इन्होंने 3 डिविजन्स में शेड्यूल 3 को डिवाइड किया हुआ है, और अलग अलग कंपनी पर अलग अलग प्रोविजंस लगते हैं। हर एक डिवीजन में चाहे डिवीजन 1 हो, डिवीजन 2 हो, डिवीजन 3 हो, हर एक डिवीजन के अंदर शेड्यूल के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हर एक डिवीजन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 जो है बेटा वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, और पार्ट 2 जो है वो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। ध्यान
रखेंगे पार्ट 1 में बैलेंस शीट और पार्ट 2 में इनकम स्टेटमेंट। आपके कोर्स में डिवीजन 1 है तो आपको डिवीजन 1 के बारे में ही डिटेल में पढ़ना है, डिवीजन 2 डिवीजन 3 नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि शेड्यूल 3 कितने डिवीजन में है, तो 3 डिवीजन लिख के आओगे। हर एक डिवीजन कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ध्यान रखेंगे पार्ट 1 में फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, पार्ट 2 के अंदर फॉर्मेट है बेटा इनकम स्टेटमेंट। ये हमको याद रखना। साथ ही साथ सेक्शन 133 बोलता है कि कंपनी जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी वो ऐसे बनाएगी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हो। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कराना कंपनी के लिए मैंडेटरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह से बनाएगी कि जो उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ड्यूटी डायरेक्टर्स की। अगर डायरेक्टर्स अपनी ड्यूटी नहीं निभाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हो नहीं बनाते हैं, तो कंपनी का जो ऑडिटर होगा एक्सटर्नल ऑडिटर वो उसकी रिपोर्ट को क्वालिफाइड कर देगा, लिख देगा उसमें कि कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रिपेयर किए हैं लेकिन उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो नहीं किए। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भैया क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना मैंडेटरी है? बिल्कुल मैंडेटरी है बेटा हर एक कंपनी को सेक्शन 130 के अकॉर्डिंगली। दूसरी बात बेटा, कंपनी को अपना फाइनेंशियल ईयर तय करना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने खुद ही बता दिया है कि बेटा कंपनी का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा कब, 1 अप्रैल से एंड होगा 31 मार्च को। लेकिन अगर कोई नई कंपनी है, नई कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी 3 महीने से कम नहीं होना चाहिए। 3 महीने से ज्यादा हो सकता है लेकिन 3 महीने से कम से। आपने कोई कंपनी 31 जनवरी को रजिस्टर्ड की तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च नहीं होगा, नेक्स्ट 31 मार्च हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, 3 महीने से कम नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने 1 अक्टूबर को की है तो 12 महीने से हो सकता है। 1 अक्टूबर से 30 का पहला फाइनेंशियल ईयर आना जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, कभी बेटा कॉन्ट्रावर्सी हो जाती है शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर और एएस के डिस्क्लोजर्स में या किसी रूल्स और रेगुलेशंस में। तो यहां पर बोलते हैं शेड्यूल 3 जो है वो एक छोटी अथॉरिटी होगा, उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। मतलब शेड्यूल 3 चेंज हो सकता है, उसके फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो अगर कंट्रोवर्सी की सिचुएशन आती तो फॉलो किए जाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियस ये सुप्रीम बॉडी है, ये ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेंगे, जबकि शेड्यूल 3 जो है लोअर अथॉरिटी है, उसको चेंज होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एएस। ये भी बात ध्यान रखेंगे। सुप्रीम अथॉरिटी कौन है बेटा, ध्यान रखें एएस और इंडियस, जबकि लोअर अथॉरिटी क्या है शेड्यूल 3। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके ऊपर शेड्यूल 3 इज नॉट एप्लीकेबल। शेड्यूल 3 कौन सी कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होता है? अगर कोई पूछता है तो आप बोलेंगे सर इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पर आईआरडीए एक्ट लगता है, उन्होंने अपने फॉर्मेट बताते हैं उसके अकॉर्डिंगली होगा। बैंकिंग कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि बैंकिंग कंपनी के फॉर्मेट आरबीआई एक्ट 1949 सॉरी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग हैं। इसके अलावा बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है इन पर भी नहीं लगता क्योंकि इनके फॉर्मेट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर है। इन 3 कंपनीज को छोड़कर बाकी कोई सी भी कंपनी चाहे वो एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो उसके ऊपर भी शेड्यूल 3 इज एप्लीकेबल। फॉरेन कंपनी के ऊपर भी शेड्यूल 3 इज एप्लीकेबल, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल। लेकिन इन कंपनी बैंकिंग का बिजनेस कर रही है, इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही है या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, उन कंपनीज के ऊपर शेड्यूल 3 इज नॉट एप्लीकेबल, इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। पार्ट 1 में उसको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगी और पार्ट 2 में उसको अपना इनकम स्टेटमेंट करना पड़ेगा। दैट इज वेरी वेरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, इसके अकॉर्डिंगली उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। साथ ही साथ कंपनी को फायदा है कि कंपनी चाहे तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में राउंड ऑफ कर सकती हैं। राउंड ऑफ करके जैसे आपका 1000 ऑफ करोड़ में आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो पॉइंट्स आ रहे हैं तो आप उसको क्या कर सकते हो, राउंड ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा ध्यान रखेंगे बैलेंस शीट जो है बेटा आप केवल वर्टिकल फॉर्मेट में ही प्रिपेयर कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट इज नॉट अलाउड। पुराने शेड्यूल के अंदर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फॉर्मेट थे बट अब केवल वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाए जा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट मतलब टी शेप में, जैसे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हम पढ़ते थे या पार्टनरशिप बिजनेस पढ़ते थे तो उसमें टी शेप में बैलेंस शीट बनती थी, टी फॉर्म में अकाउंट फॉर्म में जो बैलेंस थी वो फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट कहलाता है। उस फॉर्मेट में बैलेंस शीट नहीं बनेगी, केवल और केवल बैलेंस शीट और पी एंड एल
दोनों ही अब केवल वर्टिकल फॉर्मेट में बनाए जा सकते हैं, ये बात ध्यान। साथ ही साथ बैलेंस शीट हो चाहे P&L हो, फॉर्मेट हेड सब हेड और सब हेड में डिवाइडेड है, उस तरीके से आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगी। अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट के दो पार्ट बनेंगे वर्टिकल फॉर्मेट में। पहला पार्ट कहलाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरा कहलाएगा असेट। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अगर मैं हेड की बात करूं तो शेयर होल्डर फंड आता है, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट आता है, नॉन करेंट लायबिलिटी आती है और करेंट लायबिलिटी। असेट की बात करें तो असेट्स आर दो हेड। दो हेड कौन कौन से हो जाएंगे? नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स। इंपॉर्टेंट बेटा, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर आपके सब हेड कौन से होंगे? शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। नॉन करेंट लायबिलिटी के चार सब हेड होंगे, ध्यान रखेंगे कौन कौन से? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सेम बेटा करेंट असेट, करेंट लायबिलिटी के भी चार सब हेड होंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। सेम बेटा नॉन करेंट असेट, नॉन करेंट असेट्स के भी सब हेड हो जाएंगे आपके, एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो जाएगा। दूसरा बेटा अगर हम बात करें तो आपकी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे, डेफर्ड टैक्स असेट्स हो जाएगी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो जाएंगे और अदर करेंट अदर करेंट असेट्स हो। करेंट असेट्स की बात करें तो करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस और अदर करेंट असेट्स, ये कुल मिला के सब हेड्स हो गए। इस सब हेड्स में आपको डिवाइड करना रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा तो करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन आपको पता चाहिए। वो पढ़ने के लिए आपको एक और चीज पढ़ना पड़ेगी बेटा, ऑपरेटिंग साइकिल। किसी भी कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल जो भी होगी वो कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगी कि उसके बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है बेटा? कैश को कैश बनाने में जितना समय बिजनेस ऑपरेशन में लगता है वो बेटा आपकी ऑपरेटिंग साइकिल कहलाती है। से मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल मेरे यहाँ 27 दिन तक स्टोर में, वाईपी में जाता है, मतलब गुड्स को बनने 13 दिन लग जाते हैं, फिर फिनिश गुड्स बन जाता है तो 9 दिन तक स्टोर में पड़ा रहता है, तभी जाके सेल होता है। डेटर मेरे को 11 दिन में पैसा देता है। तो मेरे पास कैश था, रॉ मटेरियल, मैंने कैश से एक रॉ मटेरियल बनाया और रॉ मटेरियल को वापस से फिनिश गुड्स बना के सेल करके वापस से कैश बनाने में मेरे को 60 दिन लगे, तो ये 60 दिन मेरी ऑपरेटिंग साइकिल कहलाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने वर्किंग कैपिटल के अंदर वर्किंग कैपिटल पीरियड निकालना सीखा होगा, उसमें आप क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पीरियड माइनस करते थे, वो यहाँ माइनस नहीं करोगे, केवल आपको जो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, WIP पीरियड, फिनिश गुड्स पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड, इनको जोड़ दो। इनको जोड़ने के बाद जो पीरियड आएगा वो आपका ऑपरेटिंग साइकिल कहलाएगा। अगर किसी कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल आप नहीं निकाल पा रहे हो तो हमारा शेड्यूल 3 बोलता है कि उसको ऑपरेटिंग साइकिल मंथ मान लिया। ये बात ध्यान, अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से ज्यादा है तो फिर बेटा आप करंट और नॉन करंट की डेफिनेशन 12 महीने से ज्यादा बेस बना के करोगे। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से कम है तो करंट नॉन करंट की डेफिनेशन में 12 महीने कंसीडर करना पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं मेरे पास एक डेटर है, वो मेरे को 13 महीने बाद पैसा देने वाले, या मेरी कोई लाइबिलिटी है जो मेरे को 13 महीने के बाद पैसा पे करना पड़ेगा, तो 13 मंथ तक वाले डेटर और क्रेडिटर में आप करंट मानूं कि नॉन करंट मानूं, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपका ऑपरेटिंग साइकिल। अगर मैं बोलूं मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ है, 13 महीने के अंदर पैसा लेना है या देना है तो करंट हो जाए। लेकिन अगर मैं बोलूं मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 6 मंथ है तो ऑपरेटिंग साइकिल 6 मंथ नहीं होगा, फिर हमारा बेटा हम ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने को और 12 महीने मान लोगे तो सारे बच्चे बताओ 12 महीने की जगह 13 महीने में पैसा मिल रहा है तो फिर डेटर और क्रेडिटर आपके लिए नॉन करंट। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखना, ऑपरेटिंग साइकिल या 12 मंथ विच एवर इज हायर जो पीरियड होगा उसको बेस बना के आपको बना के कैलकुलेशंस करना रहेगी, बाकी डेफिनेशन कोई काम की नहीं रहेंगी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बेटा ये आपका पार्ट 1 है बैलेंस शेड्यूल 3 का, जिसके अंदर बैलेंस शीट बताना है। मैंने आपको पहले ही बताया हेड सब हेड में आपको डिस्क्लोज करना पड़ती है बैलेंस शीट। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या आएगा, तो मैंने बोला था शेयर होल्डर फंड आएगा सर। शेयर होल्डर फंड में शेयर होल्डर फंड क्या है बेटा, आपका शेयर होल्डर फंड इज अ हेड, और ये तीनों चीजें क्या है, तो ये है आपके सब हेड। तो सब हेड आपको दिखाना पड़ेंगे, हेड और सब हेड को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सेम बेटा दूसरा सब हेड है आपका शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर आ जाएगी नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी के ये आपके सब हेड कहलाएंगे।
करंट लाइबिलिटी के ये सब हेड कहलाएंगे, ये सारे सब हेड। सेम बेटा नॉन करंट असेट्स में बात करोगे तो अब आजकल फिक्स असेट को हम फिक्स असेट नहीं लिखते हैं, आजकल ये फिक्स असेट वर्ड यहाँ से हट गया है, यहाँ टेंजिबल असेट की जगह पीपीई लिख देते हैं। तो नॉन करेंट असेट्स में आ जाएगी पीपी, इंटेंजिबल असेट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस, अदर नॉन करेंट असेट्स। सेम करेंट असेट्स बेटा आपका हेड हो गया और ये उसके क्या हो गए, सब हेड हो गए। इस तरीके से आपको बैलेंस शीट को बनाना पड़ता है। बैलेंस शीट को हम जब बनाते हैं तो कंपैरेटिव फिगर रिप्रेजेंट करते हैं, 2 साल के करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, करंट ईयर प्रीवियस ईयर के फिगर को रिप्रेजेंट करके उनका कंपैरेटिव बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। ये हमारा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। अब हमसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा बैलेंस शीट में किस तरह से शेयर कैपिटल को डिस्क्लोज करेंगे, बताओ कौन कौन से आइटम डिस्क्लोज करना पड़ते हैं। बैलेंस शीट के अंदर नोट टू द अकाउंट्स के अंदर आपको डिस्क्लोजर्स देना पड़ेंगे। क्या देना पड़ेंगे, सबसे पहले बताना पड़ेगा कि आपके कौन कौन से टाइप के इक्विटी शेयर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर है, मतलब टाइप्स ऑफ शेयर बताना पड़ेंगे। अथोराइज शेयर कैपिटल बताना पड़ेगी, मतलब रजिस्टर्ड कैपिटल बताना पड़ेगी। साथ ही साथ बताना पड़ेगा वो फुल्ली और पार्टली पेड अप है, कितना सब्सक्राइब हुए हैं, कितने इशू हुए हैं, ये सारी कैपिटल बताना पड़ेगी। लेकिन एक कैपिटल ऐसी होती है जिसका डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं होती है, उस कैपिटल को बोलते हैं बेटा रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होती है, कोई पूछता है तो ऐसी कैपिटल जो वाइंडिंग अप पर बुलाई जा सकती है वो कैपिटल रिजर्व कैपिटल होती है, उसका डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं होती। फिर सर इसका डिस्क्लोजर कहाँ आता है, इसका डिस्क्लोजर बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आता है, आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बाकी इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये सारी कैपिटल आपको निकालना पड़ेगी, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। शेयर की फेस वैल्यू बताना पड़ेगी, रिकंसलेशन करना पड़ेगा कि ओपनिंग शेयर कितने थे, आज क्लोजिंग में कितने हो गए, राइट बताना पड़ेंगे, वोटिंग राइट बताना पड़ेंगे कि कौन से शेयर होल्डर को कितने वोटिंग राइट दे रखे हैं, होल्डिंग सब्सिडी कंपनी एसोसिएशन कंपनी ने कितने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं वो बताना पड़ेंगे। इसके अलावा ऐसे शेयर होल्डर के नाम जिन्होंने 5% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रखे हैं उनके नाम बताना पड़ेंगे। इसके अलावा कंपनी ने अगर कोई ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे ईशोप के अंदर कंपनी ऑफर देती है कि भैया हम 3 साल तक काम करोगे तो शेयर्स दे देंगे, तो ऐसे रिजर्व अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं तो कमिटमेंट कर रखे हैं किसी को फ्यूचर में शेयर्स देने के, तो उसके बारे में डिस्क्लोजर्स देना पड़ेगा। बायबैक हुआ है तो लगातार 5 साल तक, या बोनस इशू हुआ है तो लगातार 5 साल तक आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कितने शेयर का बायबैक हुआ है, कितने शेयर का बोनस इशू आया। इसके अलावा बेटा अगर कोई शेयर्स कन्वर्टेबल इशू किए हैं, जैसे डिवेंचर्स फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आपको डेट और टर्म्स बताना पड़ेंगे। शेयर फॉर फीचर हुआ है तो वो बताना पड़ेगा, और कॉल अनपेड है तो उसको कॉल इन एरियर को माइनस करके बताना पड़ेगा। यहाँ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बनता है जिसमें आपको पेड अप कैपिटल निकालना पड़ेगी। कौन सी कैपिटल, फटाफट बोलो, पेड अप। तो पेड अप कैपिटल निकालने का फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे। कैसे निकालेंगे पेड अप कैपिटल, अगर निकालने आती है तो आप हमेशा क्या लेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल में से माइनस कर देंगे, ध्यान रखेंगे, कॉल इन अरियर। तो कॉल्ड अप कैपिटल है, इसमें से माइनस कर देंगे कॉल इन अरियर, तो आपकी कौन सी कैपिटल आ जाएगी बेटा, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल निकालने का फॉर्मूला याद रखेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल में से कॉल इन एरियर माइनस करना है। ध्यान रखना कभी भी कॉल इन एडवांस को इसमें ऐड नहीं करना है। कॉल इन एडवांस करंट लाइबिलिटी होती है, इट शुड बी डिस्क्लोज्ड एज अदर करंट लाइबिलिटी, इसको अदर करंट लाइबिलिटी के रूप में डिस्क्लोज करोगे। इस पर कोई डिविडेंड पे नहीं होगा, हमेशा पेड अप कैपिटल पर डिविडेंड दिया जाता है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी नहीं लिखा है तो हम हमेशा पेड अप कैपिटल पर ही डिविडेंड देंगे, ये बात भी ध्यान रखना। तो ये थी बेटा हमारी शेयर कैपिटल से रिलेटेड बातें कि शेयर कैपिटल में किस तरह के डिस्क्लोजर्स दिए जाते हैं। अगर पूछते हैं तो आपको इस तरह से बैलेंस शीट में बताना पड़ेगा, ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी है, इशूड शेयर कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब और फुल्ली पेड कितनी है, सब्सक्राइब बट पार्टली पेड कितनी है, और अगर शेयर फॉर फीचर का बैलेंस है तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ये सारी चीजें होने के बाद बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर दिया जाता है। इसके अलावा फिर बेटा आपको रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बताना पड़ेगा। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको बताना पड़ेगा कितना रिजर्व कैपिटल रिजर्व है, कितना कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, कितना सिक्योरिटी प्रीमियम है, कितना डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाया, रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, मैंने आपको पढ़ाया था ये ईशॉप के अंदर कि ये भी रिजर्व एंड सरप्लस होता है बेटा, इसका भी डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ बेटा जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, टनेज टैक्स रिजर्व, जो भी रिजर्व आपने बनाया वो सारे रिजर्व इसी में, इसी हेड के अंदर आपको डिस्क्लोज करना पड़ेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रिजर्व का डिस्क्लोजर आना चाहिए। यहाँ कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कैपिटल रिजर्व से रिलेटेड कि कैपिटल रिजर्व में कौन कौन से प्रॉफिट जाते हैं, तो कैपिटल रिजर्व में कौन कौन से प्रॉफिट जाते हैं उनकी मैंने लिस्ट बनवाई थी, आप उस लिस्ट को वापस से नोट डाउन कर सकते हो। एक तो बेटा कंपनी स्टार्ट करने के पहले के प्रॉफिट सारे के सारे कैपिटल रिजर्व में जाते हैं, मतलब प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन वाले प्रॉफिट।
दूसरा बेटा अमलगमेशन हो रहा है या रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। और अमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन पर मतलब आपने कोई बिजनेस खरीदा है और सस्ते में मिल गया, या बिजनेस का रिकंस्ट्रक्शन करने पे कोई प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, तो वो भी कैपिटल नेचर का होगा, यही ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर, वो प्रॉफिट भी कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। शेयर फॉर फीचर किया था आपने, री इशू किया है और प्रॉफिट हो गया है, तो बेटा वो भी कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर होगा। बायबैक या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के कोई प्रॉफिट है तो वो भी कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर होंगे, वो प्रॉफिट भी आपके कैपिटल प्रॉफिट कहलाएंगे, वो भी कैपिटल प्रॉफिट। नॉन डेप्रिसिएबल असेट्स को सेल करने पर होने वाला प्रॉफिट भी कैपिटल प्रॉफिट होता है, आप उसको भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो, दैट प्रॉफिट इज कैपिटल प्रॉफिट। इन प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में डिस्क्लोज किया जाता है। इन प्रॉफिट से कंपनी डिविडेंड नहीं बांट सकती जब तक कि ये रियलाइज नहीं हो और दूसरी कंडीशंस पूरी ना हो। ध्यान रखना, ये प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड नहीं। सर डिविडेंड कौन से प्रॉफिट अवेलेबल होते हैं? डिविडेंड के लिए केवल रेवेन्यू प्रॉफिट ही अवेलेबल होते हैं, लाइक रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। इन रिजर्व से आप डिविडेंड मांग सकते हो, लेकिन जो स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं या ऐसे रिजर्व्स हैं जो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट हैं, उनसे आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद कई बार बैलेंस ऑफ सरप्लस निकालने आ जाता है। बैलेंस ऑफ सरप्लस कैसे निकालोगे? तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L ले लो, इसमें करंट ईयर का प्रॉफिट जोड़ दो, इसमें से ट्रांसफर कर दो अगर कोई प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो, डिविडेंड माइनस कर दो, प्रपोज डिविडेंड माइनस कर दो, लेकिन ध्यान रखना हमेशा प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड यहां माइनस नहीं होगा। करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड वो अभी लाइबिलिटी नहीं बना है जब तक कि शेयर होल्डर की मीटिंग नहीं होती, तो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड कंटेंजेंट लाइबिलिटी में डिस्क्लोज होगा। फाइनल डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर ही यहां पर आएगा। इसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अगर है तो माइनस कर दो, जो बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस होता है बेटा सरप्लस का, आपके P&L का, और ये बैलेंस आपकी बैलेंस शीट में डिस्क्लोज होगा। तो इस तरीके से आप रिजर्व एंड सरप्लस निकाल सकते हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में ध्यान रखना कि अगर 90% सब्सक्रिप्शन आ गया है तो इसी हेड में आएगा, लेकिन 90% से कम सब्सक्रिप्शन आया है तो फिर ये बेटा अदर करेंट लाइबिलिटी में डिस्क्लोज्ड होगा। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट बेटा आपके शेयर होल्डर फंड में डिस्क्लोज्ड होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होती है? तो बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब ऐसे लोन जो आपने 12 महीने से ज्यादा के लिए लिए हुए हैं, वो सारे लोन, टर्म लोन, डिवेंचर्स वगैरह सारे के सारे क्या कहलाएंगे बेटा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहलाएंगे। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। डिफर्ड टैक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होता है बेटा। तो अगर आपने कैलकुलेशन कर रखी है डिफर्ड टैक्स की तो इट इज आल्सो अ नॉन करंट लायबिलिटी, इट शुड बी डिस्क्लोज एट अ करंट नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म प्रोविजन मतलब ऐसे प्रोविजन जो आपने 12 महीने से ज्यादा के लिए बनाए हैं तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में डिस्क्लोज करोगे। अदर करंट लायबिलिटीज में, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या आएगा? तो मैंने बोला था ऐसे क्रेडिटर जिन क्रेडिटर का पेमेंट आपको ऑपरेटिंग साइकिल के बाद या 12 महीने के बाद पेमेंट करना है तो वो क्या हो जाएगा? फटाफट बोलो, आपके यहीं पर आ जाएंगे ट्रेड पेबल अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर। इसके बाद करंट लाइबिलिटी की बात करें तो करंट लाइबिलिटी में आते हैं एक तो बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आ जाएंगे आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, CC लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट, और इसके अलावा वो लोन जो आपने 12 महीने से कम के लिए लिए, डिपॉजिट्स 12 महीने से कम के लिए एक्सेप्ट की, तो वो सारी चीजें यहीं पर डिस्क्लोज हो जाएंगे बेटा। वो अदर करंट लाइबिलिटीज सॉरी लॉन्ग शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहलाएगी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन जैसे आपने टैक्स के लिए प्रोविजन बनाए, एम्प्लॉय के लिए 12 महीने से कम के लिए प्रोविजन बनाए हैं जो आपको पे करना है, वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डिस्क्लोज होंगे। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, इनका टोटल लगा लो बेटा, जो आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? ट्रेड पेबल कहलाएगा। इसके अलावा बेटा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में क्या आएगा? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसी से रिलेटेड पॉइंट ज्यादा आते हैं इसलिए इनको ध्यान रखेंगे। इसमें आएगी एक तो बेटा करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, मतलब ऐसा लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो 12 महीने से ज्यादा के लिए लिया था लेकिन अब 3 महीने में ही पेमेंट करना है तो वो यहाँ डिस्क्लोज कर देंगे। फाइनेंशियल लीज जो करंट मैच्योरिटी में पेमेंट होने वाली है। इसके अलावा बेटा इंटरेस्ट अक्रूड, चाहे लॉन्ग टर्म लोन का हो चाहे शॉर्ट टर्म लोन का है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो वो यहीं आएगा। इनकम रिसीव्ड एंड एडवांस, एडवांस में कोई इनकम मिल गई है। अनपेड डिविडेंड, डिविडेंड जो देना था लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया है, मैंने आपसे बोला था 90% से कम सब्सक्रिप्शन आया है तो यहीं डिस्क्लोज होगा। इसके अलावा अनपेड मेच्योरिटी डिपॉजिट्स अगर हैं, डिवेंचर्स हैं तो वहीं दिखा देंगे, इनका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो वो दिखा देंगे, कॉल एंड एडवांस वगैरह भी यहीं पर डिस्क्लोज कर देंगे। तो ये बेटा आपकी क्या कहलाएगी? अदर करंट लायबिलिटी, इस तरीके से डिस्क्लोजर करेंगे। इसके बाद आती है बेटा असेट के डिस्क्लोजर। असेट के डिस्क्लोजर में सबसे पहले आती है बेटा टेंजेबल असेट। टेंजेबल असेट्स का डिस्क्लोजर दोगे, टेंजेबल असेट में आप बताओगे इनकी कॉस्ट, अगर कोई नया खरीदा तो न्यू एडिशन, इसके अलावा इनका डेप्रिसिएशन भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कोई असेट सेल कर दी है तो उसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ता है।
इंटेंजिबल एसेट में ये सारी चीजें आ जाएंगी बेटा, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स वगैरह वगैरह। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में क्या आएगा बेटा, तो ऐसी टेंजिबल असेट्स जिस पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसको बेटा हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे। इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट में क्या आएगा बेटा, तो जैसे कोई सॉफ्टवेयर है जो अभी बन रहा है, बन के तैयार नहीं हुआ है, तो उसको हम इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट में दिखाएंगे। इसके अलावा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बताया, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो आपने खरीदे कि आप उनको 12 महीने के बाद सेल करो, 12 महीने के बाद सेल करोगे तो वो आपके नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे। डेफर्ड टैक्स असेट वो असेट होगी जो एस 22 के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट की गई है, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगी। इसके अलावा बेटा लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस मतलब कोई लोन वगैरह आपने बांट रखे और 12 महीने से ज्यादा के लिए बांट रखे तो उनको लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस में डिस्क्लोज करोगे। इसके अलावा अदर नॉन करेंट असेट्स में क्या होगी, तो अदर नॉन करेंट असेट्स भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था अदर नॉन करेंट असेट में ऐसे ट्रेड रिसीवेबल जो 12 महीने के बाद रिसीव होंगे या ऑपरेटिंग साइकिल जो भी पीरियड ज्यादा होगा 12 महीने ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हायर में, उसके बाद जो रिसीव होने वाले हैं वो सारे के सारे यहाँ डिस्क्लोज्ड होंगे। करंट असेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं बेटा, करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो 12 महीने के अंदर अंदर ही रियलाइज्ड हो जाएंगे, लेकिन ऐसे इन्वेस्टमेंट जो 3 महीने के अंदर अंदर रियलाइज्ड हो जाएंगे वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में होंगे, लेकिन जो 3 महीने के बाद लेकिन 12 महीने के पहले पहले रियलाइज्ड हो जाएंगे वो करंट इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे। इन्वेंट्री में क्या आएगा बेटा, ये सारे आ जाएंगे रॉ मटेरियल वगैरह, WIP, फिनिश गुड्स, टूल्स वगैरह, ये सारी चीजें आपकी इन्वेंट्री कहलाती हैं। ट्रेड रिसीवेबल मतलब में आ जाएंगे बेटा आपके डेटर और बीआर, डेटर और बीआर के टोटल को हम ट्रेड रिसीवेबल बोल देंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा बेटा आपका कैश एंड बैंक बैलेंस। इस तरीके से आपको डिस्क्लोजर्स देना पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस मतलब ऐसे लोन्स एडवांस जो 12 महीने के अंदर अंदर ही रियलाइज्ड हो जाएंगे, वो आपके शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस कहलाएंगे। अदर करंट असेट्स में क्या आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आपके हैं, और अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट मतलब जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, वो सब चीजें कहाँ आ जाएंगी, फटाफट बोलो, अदर करंट असेट्स के अंदर। इस तरीके से आपको डिस्क्लोजर्स देना पड़ेगा। इसके बाद आता है बेटा आपका P&L का फॉर्मेट। P&L के फॉर्मेट को अगर देखो तो ये भी वर्टिकल फॉर्मेट में ही है बेटा, ये कहाँ बनता है, पार्ट 2 में बनता है, ध्यान रखेंगे पार्ट 2 के अंदर इसका डिस्क्लोजर्स दिया जाता है। कैसा बनेगा, तो सबसे पहले दिखाना पड़ता है बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें जोड़ देते हैं अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमेशा बच्चे याद रखेंगे क्या दिखाते हैं बेटा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न जो भी आपकी गुड्स की है। अदर इनकम में आ जाएगी बेटा आपकी अदर इनकम, जैसे रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव वगैरह वगैरह, देख लो। इसके बाद सारे खर्चे इन हेड में डालना पड़ते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंसेस, ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेंगे टोटल एक्सपेंसेस में। अगर मैं बात करूं एक एक करके, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, ऐसा याद रखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ले लो, इसमें जोड़ दो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो आएगा वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कहलाएगा। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कुछ इस तरह से निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाल के इसमें जोड़ देंगे बेटा परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, मतलब फिनिश गुड्स अगर खरीदा है तो वो जोड़ दो। चेंज इन इन्वेंट्री क्या होगी बेटा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके निकाल लो, जो आएगी तो आप लिख देना, काम खत्म हो जाएगा बेटा। इसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे खर्चे, फाइनेंस कॉस्ट मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन का इंटरेस्ट कॉस्ट जो भी होगी वो, डेप्रिसिएशन आपको पता है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ जितने से किया है वो, और बाकी सारे अदर एक्सपेंसेस यहाँ देख लो, लाइक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह। तो ये टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। इसके बाद लिखे जाते हैं बेटा एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल आइटम मतलब ऐसे आइटम जो बिजनेस में कभी कभार होते हैं, नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं लेकिन होते हैं, जैसे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, फिक्स असेट सेल की प्रॉफिट और लॉस हुआ, दैट इज एक्सेप्शनल आइटम। प्रॉफिट होगा तो इसमें जुड़ जाएगा, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लिखे जाते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मतलब जो बेटा बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है लेकिन बिजनेस में हो गए, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय अर्थक्वेक वगैरह, तो ये हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होंगे। अगर लॉसेस होंगे तो माइनस हो जाएंगे, इनकम होगी तो प्लस हो जाएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा कंटिन्यूअस ऑपरेशन का। फिर इसके बाद बेटा अगर बिजनेस में कुछ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है जो आप बंद करने वाले हो लेकिन अभी बिजनेस चल रहा है थोड़ा सा, तो उसके डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के प्रॉफिट और लॉस लिख लेते हैं, तो आपके टोटल प्रॉफिट और लॉस जुड़ करके टोटल प्रॉफिट और लॉस आ जाता है। फिर नीचे डिस्क्लोज किया जाता है बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस, जो अकॉर्डिंग टू AS 20 डिस्क्लोज किया जाता है। तो ये डिस्क्लोजर दे दिए जाते हैं, काम खत्म बेटा। ये आपके P&L का फॉर्मेट।
इस तरीके से आपसे P&L का फॉर्मेट पूछा जाएगा। अब चलो इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह के आएंगे। चलो मैं आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करवा देता हूँ, सारे बच्चे यहाँ देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को एक बार कर लो, काम खत्म हो जाएगा बेटा। दैट इज वेरी इजी चैप्टर, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, इट इज वेरी इजी क्वेश्चंस आते हैं। चलो एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो बोल रहे हैं द पार्ट ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली बाय द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। कंपनी वाइंडिंग अप पर कौन सी कैपिटल बुला सकती है? तो मैंने आपको अभी बताया था रिजर्व कैपिटल। ध्यान रखना कैपिटल रिजर्व में टिक मत लगा देना, कैपिटल रिजर्व इज अ प्रॉफिट, रिजर्व कैपिटल। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी। फिर बोल रहे हैं द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज मेंशन इन द कैपिटल क्लॉज इज नोन एज। बताओ बेटा कौन सी कैपिटल जो है वो मेंशन की जाती है कैपिटल क्लॉज के अंदर। तो कौन सी कैपिटल कैपिटल क्लॉज के अंदर आती है? तो कैपिटल क्लॉज के अंदर बेटा ऑथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, एक ही नाम है तीनों के। रजिस्टर्ड कैपिटल ही बेटा हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज के अंदर आती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। प्रपोज डिविडेंड कहां शो होता है बेटा? प्रपोज डिविडेंड आजकल शो होता है कंटेंजेंट लाइबिलिटी में, इसमें ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप हमेशा दिखाओगे इट्स शोन इज कंटेंजेंट लाइबिलिटी, ध्यान रखना। इसके बाद बेटा क्वेश्चन में दिया है शेड्यूल 3 क्या डील करता है? तो P&L का फॉर्मेट कहां पर है और बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहां पर है? तो आपको पता है बेटा पार्ट 2 जो है वो P&L का फॉर्मेट है और पार्ट 1 जो है वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। आप डिस्क्लोज कर देना। हो सकता है क्वेश्चन निकालने आ जाए इस तरह का क्वेश्चन पूछ लें। बोल रहे हैं इक्विटी है 90,000 की, लाइबिलिटी है 60,000 की, प्रॉफिट हुए हैं 20,000 के, बताओ टोटल एसेट कितनी होंगी? तो आप सारे बच्चों को पता है इक्विटी प्लस लाइबिलिटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ लो तो क्या आ जाती है बेटा? टोटल एसेट। तो इक्विटी 90 की है, 60 की है, लाइबिलिटी जुड़ जाएगी तो हो जाएगा बेटा 1.5 लाख, 1.5 लाख में 20,000 ये जोड़ दो, आंसर कितना हो जाएगा? तो 1,70,000 की असेट्स हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। एक और पूछ रहे हैं अ डैश इस आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। बताओ बेटा वो कौन सी चीज कहलाती है? तो ये कंपनी की डेफिनेशन पूछ ली है और कुछ नहीं, तो आंसर इस कंपनी। कंपनी हमारी इस तरह की होती है। इसके बाद बोल रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर को राइट होता है किस चीज का? तो इक्विटी शेयर होल्डर को राइट होता है बेटा, आप सारे बच्चों को पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होता है। इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर आर डैश ऑफ अ कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं? कंपनी के ओनर्स होते हैं। कंपनी के क्या होते हैं? फटाफट बोलो, ओनर्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर्ड आर। बैलेंस शीट कैसे बनती है? तो बैलेंस शीट बनती है पार्ट 1 आप शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए। इसके बाद बोलना है रिजर्व विच क्रिएटेड फॉर द पर्टिकुलर पर्पस विच इज चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू इज कॉल्ड एट। आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ कौन सा रिजर्व ऐसा है जो हम पर्टिकुलर पर्पस से बनाते हैं और रेवेन्यू से चार्ज करते हैं? तो वो रिजर्व बेटा पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया, दैट रिजर्व इज स्पेसिफिक रिजर्व, तो उनको स्पेसिफिक रिजर्व बोलते हैं। प्रीमियम ऑन रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर शोन इन द हेड ऑफ बैलेंस शीट। सिक्योरिटी प्रीमियम कहां आती है बेटा? रिजर्व एंड सरप्लस में डिस्क्लोज्ड होती है। विच ऑफ द असेट इज नॉट अ करेंट असेट? कौन सी असेट करेंट असेट नहीं है? डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस करेंट असेट्स होते हैं, आप सबको पता है। तो बोल रहे हैं कौन सी? गुडविल स्टॉक। तो बेटा आप सबको पता है गुडविल इज इंटैंजिबल असेट, गुडविल को हम इंटैंजिबल असेट में डिस्क्लोज करेंगे। इसके बाद चलो नेक्स्ट पर चलते हैं फटाफट। इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर लेता हूं तब बार बार जूम। और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है एज पर द कंपनीज एक्ट ओनली प्रेफरेंस शेयर विच आर रिडीमेबल विद इन। सारे बच्चों को पता है प्रेफरेंस शेयर को 20 साल के अंदर अंदर रिडीम करना जरूरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बोलो, डी। बैलेंस शीट अमाउंट in the share forfeiture would be shown in balance sheet under the head of। सारे बच्चों को अभी बताया था forfeiture of shares कहां जुड़ जाएंगे बेटा? शेयर कैपिटल के हेड में ही डिस्क्लोज होंगे, ऐड हो जाएंगे। फिर बोलेंगे एज पर द कंपनीज एक्ट अ कंपनी amount proceeds
टू अलॉट द शेयर अनलेस इज रिसीव्ड। सारे बच्चे बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जब तक कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आ जाएगा तब तक हम शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व क्रिएट, कैपिटल रिजर्व कहां से क्रिएट होता है? तो अभी बताया था कौन से प्रॉफिट से होता है बेटा, कैपिटल प्रॉफिट से कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है। बोल रहे हैं एक लिमिटेड कंपनी है जिसकी कॉल्ड अप कैपिटल 4 लाख है, कॉल एंड एडवांस 40,000 है, आपको पेड अप कैपिटल निकालना। तो मैंने बोला था कॉल एंड एडवांस माइनस नहीं करेंगे, 4 लाख में से 40,000 माइनस कर दो, आंसर जाएगा 3,60,000। 3,60,000 आपकी पेड अप कैपिटल कहलाएगी जो कि बैलेंस शीट में। उसके बाद बोल रहे हैं फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू। फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होते हैं? तो आपको पता है बेटा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होते हैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3। और देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन आ रहा है अ पब्लिक कंपनी हैव अ मिनिमम, एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने होना चाहिए? पुराना क्वेश्चन है, सारे बच्चों को पता है कितने होना चाहिए थे, 7। इसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन 20, सारे बच्चे जल्दी से बता दो क्वेश्चन 20 का आंसर क्या होगा, फटाफट देख लो क्वेश्चन 20 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दो। बोल रहे हैं इन अ कंपनी बैलेंस शीट अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड अभी बताया था मैंने, करंट लायबिलिटी होता है तो करंट लायबिलिटी में डिस्क्लोज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ कंपनी, इनमें से कौन सा फीचर कंपनी का फीचर नहीं है? सारे बच्चे जल्दी से पढ़ लो। बोल रहे हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन, नो सेपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। जल्दी बताओ कौन सा वाला ऑप्शन नहीं है? तो आपको पता है बेटा लास्ट वाला, कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी दोनों अलग अलग होते हैं, और ये बोल रहे हैं एक ही है, गड़बड़ है। ये मैंने ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर में टॉपिक पढ़ा रखा है कि प्रेफरेंस शेयर के बारे में कुछ नहीं बोला जाए तो प्रेफरेंस शेयर को क्या माना जाएगा? तो प्रेफरेंस शेयर को क्यूमुलेटिव अज्यूम किया जाएगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग माना जाएगा, नॉन कन्वर्टेबल माना जाएगा। आंसर इज बी। प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन अभी पढ़ा था, कौन सा प्रॉफिट होता है? कैपिटल प्रॉफिट होता है, इट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसके बाद बोल रहे हैं जेड लिमिटेड हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड prescribed by section 133 companies act 2010 cannot apply the security premium amount for the purpose of security premium account का यूज कहां नहीं कर सकते हैं? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा? मैं यहाँ पे ले आऊं पहले तो ऑप्शन, तो ये बोल रहे हैं क्या नहीं कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फटाफट जल्दी से देख लो। फर्स्ट वाला बोल रहे हैं टू प्रोवाइड द परचेज ऑफ ऑन शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम से ऑन शेयर खरीद सकते हैं, हमने सेक्शन 52 ऑलरेडी पढ़ रखा है। बोनस शेयर भी दे सकते हैं, कमीशन डिस्काउंट राइट ऑफ कर सकते हैं, इशू ऑफ शेयर राइट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के लॉसेस राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। जो कंपनी के रेवेन्यू लॉस है वो सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, दैट इज रॉन्ग। इसके बाद बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 40 द कंपनीज एक्ट इंटर आलिया नॉट इंक्लूड। सारे बच्चे बताओ कौन सी चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आएगी? तो यहां पर बोल रहे हैं फटाफट देखो जरा क्वेश्चन नंबर 25 में पहले बोल रहे हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती है, पी एंड एल अकाउंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं आता है, इसकी जगह क्या आता है बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट कभी भी कंपनी को बनाने की जरूरत नहीं है, ये वाला आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर मेंशन इन कंपनीज एक्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कहां मेंशन है बेटा? कंपनीज एक्ट में मेंशन है, और सारे बच्चों को पता है मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं बेटा? ध्यान रखना 100 हो सकते हैं इस पर कंपनीज एक्ट, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर रूल बना रखे हैं और रूल करके इसकी लिमिट को कितना सेट कर दिया है? 50। कभी एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहे हैं फर्स्ट में बैलेंस शीट है, दूसरे में कैश फ्लो है, ट्रायल बैलेंस है, पी एंड एल है। बताओ इनमें सबसे पहले क्या बनेगा, इनकी सीक्वेंस क्या होगी? ध्यान रखेंगे सबसे पहले बनता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फिर क्या बनेगा? सारे बच्चे सोचो जरा, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनेगा? फटाफट फटाफट मेरे को बता दो, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनेगा? तो ट्रायल बैलेंस के बाद बेटा बनेगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद बनता है बेटा पी एंड एल, और सबसे लास्ट में बनती है बैलेंस शीट। तो आंसर बी इज करेक्ट। इसके बाद दिया है डिविडेंड, डिविडेंड प्रपोज टू बी पेड
एंड कैलकुलेटेड एट द परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल, अभी पढ़ाया था डिविडेंड पेड अप कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। इसके बाद बोल रहा है बैलेंस शीट शो द बैलेंस ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी फॉर, बैलेंस शीट किस लिए बनाते हैं, आ डे की, एक दिन की बनाते हैं, आ मंथ की, आ ईयर की, नन ऑफ अबो। कब बनाते हैं बेटा, तो जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उसी दिन की बैलेंस शीट बनती है, डे पर्टिकुलर डेट पर, एक पर्टिकुलर डेट पर हमारी क्या बनती है, बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, ध्यान रखेंगे। पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट जो होता है बेटा ध्यान रखना, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट पर चलती, पर्टिकुलर दिन डिसाइड करते हैं, उस दिन बैलेंस शीट बनाते हैं, फॉर द ईयर नहीं होती। जबकि पी एंड एल आपका जो होता है वो कैसा होता है, फटाफट बोलो, फॉर द ईयर होता है। ध्यान रखेंगे पी एंड एल आपका क्या होता है बेटा, होल ईयर का होता है, फॉर द ईयर होता है। डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड बाय अ कंपनी, डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड बाय अ कंपनी, कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड और पे कर दिया, तो कंपनी इसको क्या मानेगी, सारे बच्चे जल्दी से बता दो, क्वेश्चन नंबर 31 का, तो ये कहलाता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये कंपनी का अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, सरप्लस में आता है, आपने अभी पढ़ा था। इसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग टर्म्स विच अपीयर इन रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ द बैलेंस शीट, आपके रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ द बैलेंस शीट में कौन कौन सी टर्म्स आएगी, उसके बारे में क्वेश्चन बोल रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, तो अभी मैंने आपको डिटेल डिस्क्लोज की थी, सारे बच्चों को पता होगा कौन सी वाली डिटेल डिस्क्लोज की थी, जल्दी जल्दी बता दो। तो आंसर इज, सबसे पहले कैपिटल रिजर्व दिखाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे बेटा सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, फिर क्या दिखाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, और सबसे लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अभी सीक्वेंस बताया था, उसी सीक्वेंस में आपको इसको डिस्क्लोज करना रहेगा। और व्हाट इज द होल ईयर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, या बेटा ये क्वेश्चन हट चुका है, अब नन ऑफ द अबव आंसर लगा क्या होगे, क्योंकि अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो जीरो हो चुका है, अब किसी भी कंपनी को पे करने की जरूरत नहीं। इसके बाद आता है बेटा कौन सा, पार्ट 1 अब शेड्यूल 3 अब कंपनीज एक्ट, बोल रहे हैं पार्ट 1 के अंदर क्या आती है, तो फॉर्मेट है किसका, फटाफट बोलो, बैलेंस शीट का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहे हैं द प्रॉफिट बिफोर कमीशन ₹21,000, द कमीशन पेड टू मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 35 ये लेके आते हैं। हाँ भाई क्या बोल रहे थे, द प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज 21,000, कमीशन पेड टू मैनेजर इज 5% ऑन नेट प्रॉफिट, कमीशन विल बी, आपको कमीशन कैलकुलेट करना है कि कमीशन कितना होगा, सारे बच्चे जल्दी से कमीशन कैलकुलेट करके बता दो, आंसर कितना आएगा, ये बोल रहे हैं 21,000 है, 21,000 का प्रॉफिट बिफोर कमीशन दे रखा है, और कमीशन का परसेंटेज आपको नेट प्रॉफिट पे निकालना है, और नेट प्रॉफिट का मतलब हमेशा आफ्टर कमीशन होता है, कैलकुलेशन करें, 21,000 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 5 से, डिवाइड करेंगे 105 से, 100 प्लस रेट से, क्योंकि नेट प्रॉफिट का मतलब आफ्टर कमीशन होता है, ध्यान रखें। डाल लो बेटा कितना आ जाए सर, 1000 आ रहा है, तो 1000 हमारा आंसर हो जाएगा, काम खत्म। इज दैट क्लियर? इसके बाद देखें बोल रहे हैं लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक मतलब बेटा घोड़े गधे खच्चर वगैरह जो कंपनी की बैलेंस शीट में आते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, वो हमारी टेंजिबल असेट्स कहलाती हैं, क्या आती हैं फटाफट बोलो, टेंजिबल असेट कहलाती हैं, उनको टेंजिबल असेट्स बोला जाएगा, टेंजिबल असेट्स में डिस्क्लोज किया जाएगा लाइव स्टॉक। क्या ये बात याद रहेगी? हाँ सर याद रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद आती है बेटा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, तो आपको पता होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, फटाफट बोलो, तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह डिस्क्लोज होगा, कहाँ डिस्क्लोज होगा, आप सबने बचपन में मैडम ने पढ़ा रखा है, क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा वो बेटा बैलेंस शीट में आएगा, ध्यान रखना, यहाँ आप दोनों में लिख करके मत आ जाना, ट्रेडिंग और पी एंड एल में भी, ट्रेडिंग में भी आता नहीं, वो एक एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है जिसके कारण से हम वहां जाते हैं, आजकल ट्रेडिंग अकाउंट बनते ही नहीं है बेटा, आप सबको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट की जगह आजकल पी एंड एल अकाउंट बनने लगा है, तो आप ध्यान रखना स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और बैलेंस शीट में आप लिख सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल लिख के मत आ जाना, नहीं तो एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगी। गुडविल, गुडविल इज शॉन, गुडविल कहाँ डिस्क्लोज होती है, कोई पूछता है आपसे कि व्हाट अमाउंट इज गुडविल, गुडविल कहाँ डिस्क्लोज होगी, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर तो आपको पता होना चाहिए बेटा, गुडविल आएगी कहाँ पर, गुडविल आएगी फिक्स असेट अकाउंट में, फिक्स असेट अकाउंट कहाँ दे रखी, नॉन करेंट असेट्स में,
फिक्स असेट, और फिक्स असेट के अंदर टेंजिबल लिखा है, इसको आप इनटेंजिबल कर लेना, तो इनटेंजिबल असेट्स के अंदर इसको डिस्क्लोज किया जाएगा। हाँ सर, ये रहा, सॉरी आंसर ये। इसके बाद देखो जरा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज रिक्वायर्ड प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए क्या किया जाता है, आपसे पूछ सकते हैं। सेक्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 39, क्या किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 में? सबसे पहला काम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहला काम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग करने के बाद क्या होता है सर, बैलेंसिंग करने के बाद बेटा हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं और फिर फाइनल अकाउंट बनते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, सी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन द सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सरप्लस कहां डिस्क्लोज किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बता दो तो आपको पता है, कंट्रीब्यूशन टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में जो भी बैलेंस आता है वो पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस ही होता है, क्योंकि जनरल रिजर्व हमेशा पी एंड एल से ही बनता है। इसके बाद बोल रहे हैं बताओ इनमें से कौन सी वाली चीज फिक्स असेट कैटेगरी में आएगी? तो आपको पता है मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब फिक्स असेट में आएंगी। कौन सी नहीं आएगी? तो लूज टूल्स बेटा आपकी इन्वेंट्री होता है, तो ये इन्वेंट्री में डिस्क्लोज होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखो, तो बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है, आपको बताना है कौन सा गलत है। तो व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेवरल ईयर एनालाइज इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल एनालिसिस, ये गलत है, बस इसको ध्यान रखें, काम खत्म। वर्टिकल एनालिसिस में एनालिसिस नहीं होता है, एनालिसिस कैलकुलेशन कंपैरेटिव स्टेटमेंट होते हैं, कंपैरेटिव बना करके हम एनालिसिस करते हैं। इसके बाद क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43, बोल रहे हैं स्टेट विच द टर्म इज ट्रू। कौन सा वाला इसमें ट्रू है? तो कौन सा वाला ट्रू है? तो बेटा पहला बोल रहे हैं when the ratio of previous year is compared to current year, बिल्कुल करते हैं, is called a trend ratio, बिल्कुल ट्रेंड रेशो बोलते हैं। ट्रेंड परसेंटेज, ट्रेंड रेशो आर यूज्ड इन द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, बिल्कुल बेटा। रिलायबल फाइनेंशियल एनालिसिस डिपेंड अपॉन द रिलायबल ऑफ द फाइनेंस, बिल्कुल बेटा, सारे ही सही है, आंसर इज डी। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाईलाइट इन ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में कुछ पूछ रहे हैं बेटा, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बेटा फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी तीनों का निकालते हैं बेटा, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरिजन, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचो फटाफट। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बेटा बैलेंस शीट भी बनती है, पी एंड एल भी बनती है, आजकल ट्रेडिंग अकाउंट बनता नहीं है, लेकिन अगर बना रहे हो तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, फिर से पूछ रहे हैं कौन सा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर, आगे का एक और बच गया है वो भी ले आते हैं। देख लेते हैं भैया क्या बोल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा वाला ट्रू है इसमें? तो कौन सा वाला ट्रू है देख लेते हैं फटाफट, जल्दी से देख लो। तो बोल रहे हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट शो द रिलेटिव वैल्यू ऑफ वेरियस आइटम। कॉमन साइज और कंपैरेटिव, ये दोनों चीजें आपने बचपन में पढ़ी होंगी क्लास 12 के अंदर। तो बिल्कुल बेटा ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, दूसरी बात बोल रहे हैं द कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट ईच प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ द नेट सेल फिगर, बिल्कुल बेटा नेट सेल फिगर पे ही रिप्रेजेंट करते हैं। आंसर ए और बी दोनों ही सही है, सी इज रॉन्ग, सी गलत है। इसके बाद बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा वाला स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है? क्वेश्चन नंबर 47 में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? एक्सटर्नल एनालिसिस डिपेंड ऑन द इंटायरली ऑन द, बिल्कुल सही है बेटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ एनालिसिस बोथ आर डिफरेंट, बिल्कुल ये भी सही है। फाइनेंशियल एनालिसिस कवर, बिल्कुल सही है बेटा। इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सही है, तो आंसर ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स, टूल्स एंड मेथड ऑफ एनालिसिस फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं? तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर
रेशो एनालिसिस भी होता है, एवरेज एनालिसिस भी होता है, ट्रेंड है, ऑल ऑफ द अबव, सारे एनालिसिस होते हैं बेटा। बचपन में आपने रेशो एनालिसिस पढ़ा होगा, 12th क्लास की चैप्टर है, उसी से सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में इंटरप्रिटेशन ऑफ द अकाउंट इन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द अकाउंट्स इन क्या होता है बेटा? आर्ट एंड साइंस बिल्कुल है बेटा, नॉन इन फाइनेंशियल स्टैंडर्ड ये भी है बेटा, नॉन इज कॉस्ट प्रोबेबल ये भी है बेटा, ऑल ऑफ द अबव इसका भी आंसर हो जाएगा। इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट अब कौन से फॉर्मेट में बनती है? ध्यान रखना, वर्टिकल फॉर्मेट में ही अब बैलेंस शीट बनती है, ओरिजेंटल फॉर्मेट में नहीं बनती। द टर्म ऑफ करंट असेट डज नॉट कवर, बेटा कार करंट असेट्स होती नहीं है, बाकी करंट असेट्स होंगी पीछे। P&L statements on, P&L statement is also known as, P&L statement को क्या बोलते हैं बेटा? इनकम स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ इनकम, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग। बताओ बेटा क्या बोलते हैं इसको? तो आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ इनकम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन सा वाला इसमें ट्रू है? क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा वाला ट्रू है? तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव द समरी ऑफ अकाउंट, बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी स्टेट द रिकॉर्डेड फैक्ट, बिल्कुल सही है बेटा, दोनों सही है, ए और बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, फिर से पूछ रहे हैं कौन सा वाला ट्रू है। 54 का आंसर फिर से पूछ रहे हैं कौन सा वाला ट्रू है, तो बोल रहे हैं 54 में 54 के में पूछ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ओनली इंटरिम रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नोन एज एनुअल रिकॉर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर हिस्टोरिकल। तो बेटा बी और सी सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम एनुअल रिकॉर्ड दिखाते हैं और दूसरा हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल होता है। आंसर बी और सी सही है, ये गलत हो जाएगा। एवरेज कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, आपको बताना है, फटाफट बोलो एवरेज कॉस्ट के बारे में। एवरेज कॉस्ट क्या बताती है? वैसे तो ये कॉस्टिंग का है क्वेश्चन, बट फिर भी मैं आपको आंसर लगा देता हूं। आंसर है बेटा फाइंडिंग भी होती है, मॉनिटरिंग भी होती है, अपॉर्चुनिटी भी पता चलती है कॉस्ट से, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद विच ऑफ द कैपिटल शोन इज बैलेंस शीट, ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब, बेटा सभी बताते हैं, आंसर इज डी। इसके बाद मैक्सिमम अमाउंट बियॉन्ड विच द कंपनी इज नॉट अलाउ फॉर रेजिंग द फंड बाय द इशूअर शेयर इज नोन एज, हमको पता है रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल से ज्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है। ये हैं बेटा आपके क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में। आई होप सबको क्लियर हो गए होंगे। आप ये क्वेश्चन फटाफट फटाफट एक बार देख लेना और मैंने जो नोट्स दिए थे उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आपसे एग्जाम में इस चैप्टर के क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। ये है बेटा आपका शेड्यूल 3। तो आई होप सबको शेड्यूल 3 समझ में आ गया होगा। चलें मिलते हैं कल नेक्स्ट रिवीजन में। बाय बाय बच्चों।